Hello everyone, I am Justina Paris and I welcome you all to today's daily news analysis. आज है 24th February 2025 and we're going to be seeing important articles from the Hindu and the Indian Express. So let's begin. But before we go to the first topic of the day, let us see the comment section because I have asked you certain questions in my previous video and it's only right if I discuss this in this video, right? तो मैंने आपको ऐसे questions पूछे थे कि SCO का headquarters क्या है and as you have rightly said, yes, SCO का headquarters यानी शंघाई कोऑपरेशन का headquarters शंघाई में नहीं है लेकिन बीजिंग में है, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट आई ऑल्सो आस्क्ड यू G20 जो समिट इस साल तो साउथ अफ्रीका में हो रहा है लेकिन प्रीवियस ईयर वी हैड इट इन ब्राजील एंड इनफैक्ट इस साल ब्राजील में ब्रिक्स का समिट होगा. सो दिस कैन गेट रियली कंफ्यूजिंग. दैट इज व्हाई आई हैड आस्क्ड यू विद रिगार्ड टू लास्ट टाइम का जो 2024 का G20 समिट. आई ऑल्सो आस्क्ड यू विद रिगार्ड टू करंट CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है एंड यस द आंसर इज संजीव खन्ना which is rightly answered by many of you. Apart from that I also asked you RBI के अभी के गवर्नर के का नाम क्या है and that is संजय मल्होत्रा, right? So these are some important MCQs that I asked you, facts I asked you very well. बहुत लोगों ने यहाँ पे आंसर किया है. पद्मा, प्रणव, गार्गी, मेगा, मुकुल, very well. Keep answering. Let's also see some more doubts that you had in my other video. आपने पूछा है कि सूरज कुमार ने पूछा है मैम एक डाउट हो रहा है कि क्या ये क्वेश्चन आंसर एग्जाम में आ सकते हैं और इसे एग्जाम तक कैसे याद रखें. प्लीज एनी सोल्यूशन फॉर रिमेंबरिंग क्वेश्चन आंसर्स फॉर एग्जाम टाइम. सूरज फर्स्टली थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर क्वेश्चन बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही दिक्कत होती है कैसे याद रखा जाए बिकॉज जीके जो है इतना एक वास्ट सब्जेक्ट है जो याद रखने में बहुत दिक्कत होती है. सो एग्जाम्पल पहले के फर्स्ट 2 months आर समवट इजियर बट जब आप सितंबर अक्टूबर तक आते हैं टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर सो मेनी मंथ्स इज वेरी डिफिकल्ट. तो इसका एक ही सोल्यूशन है सूरज, दैट इज रिविजन. यू हैव टू एंजॉय. देखो संडेज को हम वीडियोस नहीं लगाते हैं, राइट? तो ये जो दिन है आप क्या कर सकते हो, आप मंडे से सैटरडे तक 20 क्वेश्चंस. सो रिमेंबर 6 days 20 questions. Okay, we've got about 120 questions आपके पास बने होंगे एक हफ्ते के. इतने ज्यादा questions आपको बस क्या करना है, रिवाइज करना है. देखो जो वीडियोस होते हैं जब हम questions लगाते हैं MCQs का, it is about 10 minutes से कम ही है ना. 20 questions जो डिस्कस करते हैं फास्ट फॉरवर्ड में देख लो, लेकिन वो रिवाइज करना बेहद इंपॉर्टेंट है. रीजन बीइंग ये जो टॉपिक्स हैं ये डायरेक्टली यहाँ पे क्वेश्चंस आ सकते हैं. जैसे कि बहुत सारे जीके बेस्ड एग्जाम्स आप दोगे, क्लैट के अलावा एलेट भी दोगे, स्लैट भी दोगे, तो दिस विल हेल्प यू इन रिमेंबरिंग दिस फॉर द अदर एग्जाम्स एज वेल. ठीक है, सो एंश्योर कि संडेज रिविजन ऑफ ऑल द क्वेश्चंस दैट वी हैव डन थ्रू आउट द वीक, दिस विल हेल्प यू इन रिमेंबरिंग दीज क्वेश्चंस. एक बार तो आज आपने कर लिया, वैसे ही आपको एंड ऑफ द वीक रिवाइज करना है. ठीक है, सो and as and when I will also give you many more strategies how to prepare for the exam, how to remember GK, how to make notes, how to prepare with regard to making a timetable and all of that. ये सब हम बताएंगे इस videos के द्वारा. So if you've not used this platform before, please do so. It's going to be helpful for you as well as अगर आपके कोई feedback है, अगर आपके questions है, queries है, use the comment section because I will answer them in the coming videos. All right, so let's then proceed to the first article of the day. पहला जो article है it is with regards to UNESCO Heritage Tag. So context समझते हैं. Context ये है कि महाराष्ट्र के कल्चरल अफेयर्स मिनिस्टर जिनका नाम है आशीष शेलर, ओके, इन्होंने इनका 4 मेंबर का एक डेलीगेट बॉडी भेजा है कहाँ पे, पेरिस में. Okay, why? This is going to be happening from 22nd to the 26th, जहाँ पे they are seeking for more वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स फ्रॉम महाराष्ट्र. और कितने साइट्स इन्होंने, 12 फोर्ट्स इन्होंने यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं. 12 फोर्ट्स दे हैव सिलेक्टेड ऑफ छत्रपति महाराज. सो विच आर द फोर्ट्स दैट आर मेंशन्ड? द फोर्ट्स दैट आर मेंशन्ड आर लोहागढ़, सलहेर, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, पन्हाला, शिवनेरी, सिंधुदुर्ग,
सुवर्णदुर्ग, विजयदुर्ग, खंडेरी एंड जिंजी, जिंजी जो है तमिलनाडु में है। तो ये 12 फोर्ट्स जो है ये किस राजा से रिलेटेड है? ये छत्रपति शिवाजी महाराज से रिलेटेड है। सो बेसिकली यहाँ पे ये साइट्स यूनेस्को साइट एक टैग देना चाहते हैं, इसीलिए ये अभी पेरिस में गए हैं 22 से 26। For us, what is important for the exam कि क्या है, what is this meaning of UNESCO World Heritage Site, ये अभी हम देखेंगे, ठीक है। So this is something that is important, a very important concept, बहुत सारे MCQs यहाँ से आ सकते हैं। ओके, सो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है, ये साइट का नाम है, ये स्टेटस का नाम है। ये क्यों दिया जाता है कोई साइट को? ताकि उस साइट का कंजर्वेशन हो, उस साइट का प्रेजर्वेशन, प्रोटेक्शन किया जा सके, because that site has some कल्चरल इंपॉर्टेंस या नेचुरल इंपॉर्टेंस, हिस्टोरिकल इसका कोई सिग्निफिकेंस है, इसीलिए इस साइट को हम क्या देते हैं? ये स्टेटस देते हैं कॉल्ड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज। सो अगर हम बात करें ये कब से स्टार्ट हुआ था, इट स्टार्टेड इन द ईयर 1972। 1972 में स्टार्ट हुआ था एक कन्वेंशन के द्वारा जिसको बताया जाता है एज वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन, एंड दिस वाज इन्वॉल्व विद रिगार्ड टू प्रोटेक्शन कैसे करे, कंजर्व कैसे करे, जो दुनिया में इतने सारे साइट्स हैं उसके रिलेटेड। इंडिया ने कब ज्वाइन किया? इंडिया ने ज्वाइन किया था नवंबर 14, 1977 में, और इंडिया में भी ऐसे कुछ साइट्स हैं। तो इंडिया में कितने साइट्स हैं? इंडिया हैज अबाउट 43 यूनेस्को साइट्स। ओके, नाउ अगेन यू हैव टू टेल मी द आंसर, लेटेस्ट साइट कौन सा है इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, विच इज द 43rd सच साइट ऑफ इंडिया विच हैज बीन डेजिग्नेटेड एज दिस पर्टिकुलर थिंग। तो अगर हम 43 साइट्स की बात करें, दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ दीज साइट्स, यानी कि इस 43 में से 35 जो है कल्चरल साइट्स है, 7 जो है नेचुरल साइट्स है, और एक मिक्स साइट है। नाउ व्हाट डज दिस मीन? कल्चरल साइट्स बिकॉज दे आर रिलेटेड टू सम कल्चरल एस्पेक्ट, टेम्पल्स, सम रिलीजियस एस्पेक्ट है इसमें, सो दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड 30, दोज आर कल्चरल साइट्स। 7 नेचुरल साइट्स बिकॉज दे हैव सम नेचुरल सिग्निफिकेंस, वेयरएज मिक्स साइट, दोनों जब कल्चरल नेचुरल सिग्निफिकेंस होता है उस साइट को हम कहते हैं मिक्स्ड साइट। एंड इंडिया में सिर्फ केवल एक ही ऐसा मिक्स साइट है, उस मिक्स साइट का नाम पूछ सकते हैं तो याद रखना, इट इज कंचनजंगा, दैट इज नेशनल पार्क है ये, जहां पे दोनों कल्चरल मिक्स साइट्स है, और ये कहां पे लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड इन सिक्किम। ओके, एंड पहला साइट अगर पूछा जाए, सो रिमेंबर द फर्स्ट साइट इट वाज टेकन फ्रॉम इंडिया इन 1983 के जो कन्वेंशन में सिलेक्ट किया गया था। 4 ऐसे साइट्स, अजंता केव्स, एलोरा केव्स, आगरा फोर्ट एंड ताजमहल। तो ये साइट्स आर लाइक द फर्स्ट साइट्स दैट हैव बीन included as UNESCO World Heritage Sites from India. सबसे ज्यादा UNESCO World Heritage Sites किस कंट्री में है? The answer is Italy. ठीक है, एंड अगर क्वेश्चन आता है कि इंडिया का रैंक क्या है among all of these, India ranks 6th in the total UNESCO World Heritage Sites, कि हमारे पास वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट हम 6th कंट्री है which has these sites. स्टेट वाइज की बात करें, कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है? द आंसर इज महाराष्ट्र। सो आपको ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ओके, आपके क्लैट के एग्जाम में विद रिगार्ड टू दिस, और ये आए भी हैं, यूनेस्को साइट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस ऐसे आए हैं। नाउ व्हाट बेनिफिट, अगर ये साइट डिनोट होता है, जैसे कि 12 साइट्स महाराष्ट्र के कल्चरल अफेयर्स मिनिस्टर ने यहाँ पे प्रपोज किया है, राइट? सो व्हाट आर द बेनिफिट्स दैट यू गेट बेस्ड ऑन दिस? यहाँ पे इट विल प्रमोट कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन, रेस्टोरेशन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, एज आई सेड। इसके अलावा बिकॉज सच साइट इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, लोग वहां पे देखना चाहेंगे, टूरिज्म बढ़ेगा, है ना? सो इट विल फेवर टूरिज्म, और टूरिज्म बढ़ने से क्या बेनिफिट आ सकता है? टूरिज्म अगर बढ़ेगा, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेगा, सो दिस विल definitely play an important role, right? Apart from that, UNESCO provides expert advice and funding. तो यहाँ पे funding भी आ सकती है to mainly conserve it, है ना? तो यहाँ पे mainly access to funding, expert advice भी आता है. So that is how UNESCO helps these countries protect these sites. Now again, you should know the meaning of what is UNESCO. तो UNESCO पर भी यहाँ पे MCQs बन सकते हैं. So let's quickly understand about UNESCO. UNESCO जो है, it is a
स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूएन। इसका फुल फॉर्म क्या है यूनेस्को का? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे फुल फॉर्म्स भी पूछा जाता है एग्जाम में, सो यू शुड नो ऑल दिस। ये कब बनी थी? दिस बॉडी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1945, 16th November. Now you have to also tell me when is World Heritage Day celebrated? Because हम heritage sites की बात कर रहे हैं, you are going to message me when is World Heritage Day celebrated in the world? Headquarters कहाँ पे यूनेस्को का? यूनेस्को का headquarters है पेरिस में, and there are about 193 members in this particular grouping. A very important aspect that you should understand कि 3 यूनेस्को के मेंबर्स जो है यूएन मेंबर्स नहीं है, यूएन का पार्ट नहीं है। कौन से ऐसे? कुक आइलैंड्स, न्यू एंड पैलेस्टीन। सो बेसिकली दीज 3 कंट्रीज दैट आर देयर, दे आर ओनली पार्ट ऑफ यूनेस्को, दे आर नॉट पार्ट ऑफ यूएन, दे आर नॉट यूएन मेंबर्स। Whereas कुछ ऐसे मेंबर्स ऐसे भी हैं इन 193 में जहां पे वो यूएन का पार्ट है बट यूनेस्को का नहीं। तो कौन से ऐसे कंट्रीज हैं? We have Israel, Liechtenstein and US. Okay, so that means they are not part of UNESCO. Now this is something very important. Israel जो है यूनेस्को का पार्ट नहीं है, whereas पैलेस्टीन जो है यूनेस्को का पार्ट है। ठीक है, so this is a very important fact that you have to understand. So this is all with regard to this article. Let's proceed to the next article. Now the next article talks about what a government study reveals about the state of our panchayats. यानी कि ये आर्टिकल gives a very important index के बारे में। तो उस इंडेक्स में जो जो important points हैं हमने एक्सट्रैक्ट करके you can make down these notes। ठीक है, फर्स्टली पंचायत डेवोल्यूशन इंडेक्स। इंडेक्स का नाम क्या है? पंचायत डेवोल्यूशन इंडेक्स। और ये किस बॉडी ने डेवलप किया है? ये बॉडी जो है इट इज गिवन बाय IIPA, सो यू कैन राइट द नेम ऑफ द इंपॉर्टेंट बॉडी, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इस बॉडी ने पब्लिश किया है पंचायत डेवोल्यूशन इंडेक्स। नाउ what do we understand from पंचायत डेवोल्यूशन इंडेक्स? ये हमको बताता है what are the key factors, कैसे हमारे पंचायत काम कर रहे हैं, राइट? कितने हमारे पंचायत फंक्शनिंग है, उनकी रिप्रेजेंटेशन कैसा है, ये सब हमको ये पर्टिकुलर इंडेक्स बताता है। सो which states are faring better with regard to their panchayats? अगर आपने वो वेब सीरीज देखी है पंचायत, okay, it tells you about the real life conditions of how the panchayat works. और आर्टिकल में भी यही बताया गया है। okay, आर्टिकल starts also with saying that पंचायत का जो वेब सीरीज है उसके बारे में बताता है। so if you watch this you'll be able to relate to panchayats far more better because most of the students watching me are mainly from the urban background, city life। तो यहाँ पे हमने probably देखा नहीं होगा। Now coming back to this, कौन से states सबसे ज्यादा better perform करते हैं? The 3 states that are in South India, which is Karnataka, Kerala and Tamil Nadu, right? These are top states. Whereas some low scoring states are, we have Manipur, Arunachal Pradesh and Jharkhand, mainly in the east and the northeast part of India. ये जो पंचायत यहाँ पे हैं, they are not faring well. जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या फॉर एग्जाम्पल इंप्रूवमेंट्स दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 2 स्टेट्स है, यूपी एंड बिहार। उत्तर प्रदेश एंड बिहार आर वन ऑफ द बिगेस्ट इंप्रूवमेंट्स इन दिस पर्टिकुलर इंडेक्स। देयर हैव बीन डिक्लाइन आल्सो, दैट मींस ये इनका जो परफॉर्मेंस है डिक्लाइन हो रहा है, यहाँ पे दिया गया है कुछ स्टेट्स के बारे में। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द स्कोर, ओके, ओवरऑल एवरेज अगर हम पूरा इंडिया की बात करें, तो हमने स्टेट्स के बारे में देखा, पूरे इंडिया का अगर एवरेज स्कोर देखें, वी हैव इम्प्रूव्ड। पहले कैसे थे, अभी हम देखते हैं वी हैव इम्प्रूव्ड। सो पहले हमारा स्कोर 39.92 था, अभी 43 था। Okay, 43 है। So basically what are we doing? We are basically understanding the various पंचायत। कितने पंचायत यहाँ पे? 172 पंचायत हम स्टडी करते हैं। 68 डिस्ट्रिक्ट्स में जाके, गांव में जाके डिस्ट्रिक्ट्स में कैसा पंचायत इसका वर्किंग कर रहा है, एंड 6 पैरामीटर्स है, 6 इंडिकेटर्स में जहां पे हम इसको चेक कर रहे हैं। कैसे इंडिकेटर्स को हम पंचायत में रिलेट करते हैं? फर्स्टली फ्रेमवर्क, ओके, यानी कि क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान के प्रोविजंस को फॉलो कर रहे हैं, क्या आर दे वर्किंग अकॉर्डिंग टू द फ्रेमवर्क। सेकेंड थिंग,
इस कैसे फंक्शंस वो परफॉर्म कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, हाउ पंचायत्स आर फुलफिलिंग सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसको उनको संविधान से दिया गया है, कोई लॉ से बनाया है, हाउ आर दे फुलफिलिंग इट. thirdly, finances. Now any working के लिए, you know, finances plays a very important role. So how are they getting enough funding? What are the sources of the funding? ये सब भी check कर रहे हैं. Functionaries. Now this is basically assessing the strength and the performance of the panchayat officials. जो infrastructure उनके लिए available है, all of that is being looked after. Capacity building. How well trained these officials are in this regard to take about these responsibilities. So कितना उनके पास ट्रेनिंग है, कैपेसिटी है. एंड फाइनली अकाउंटेबिलिटी, यानी कि ऑडिटिंग एंड मॉनिटरिंग कितना फ्रीक्वेंटली हो रहा है. दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड हाउ द पंचायत्स आर ऑल्सो वर्किंग. तो ऐसे 6 पैरामीटर्स है टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर इंडेक्स. Now coming to this article बताता है with some other more की representation कैसा है women का, SCs का, STs का. So all of that we will see also given in the article because this helps us to understand how the panchayats work. तो कितने टोटल पंचायत हैं इंडिया में अगर हम देखते हैं, इट हैज इंक्रीज्ड. सो करेंटली वी हैव अबाउट 2.62 लाख पंचायत. सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन आता है विच इज द कंट्री, विच इज द स्टेट दैट हैज द मोस्ट नंबर ऑफ पंचायत, द आंसर वुड बी उत्तर प्रदेश. ओके, एंड फॉलोड बाय महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश. सेकेंडली वी हैव डेंसली पॉपुलेटेड, सबसे ज्यादा पंचायत की अगर हम बात करें पॉपुलेशन वाइज, सो देन वी हैव वेस्ट बंगाल, आसाम, बिहार एज वेल इन दिस पर्टिकुलर रिगार्ड. अगर पूछें कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन, ओके, कितने विमेन पार्टिसिपेट करते हैं पंचायत में, तो यहाँ पे एवरेज जो है बड़ा है. नाउ यू डोंट नीड टू रिमेंबर दीज नंबर्स. ओके, यहाँ पे जो नंबर्स दिए हैं 46.44, यू डोंट नीड टू मग दिस अप. दिस इज जस्ट योर अंडरस्टैंडिंग दैट इट हैज इंक्रीज्ड. और सबसे ज्यादा कहां पे इंक्रीज हुआ ये पूछ सकते हैं. सो यू हैव टू रिमेंबर ओडिशा में सबसे ज्यादा महिलाएं पंचायत में एसोसिएटेड है. तो अगर सबसे ज्यादा पूछेंगे वो ओडिशा में है, और सबसे कम जहां पे विमेन रिप्रेजेंटेड है दैट इज उत्तर प्रदेश. नाउ वी ऑल्सो सी संविधान में आर्टिकल 243 में बताया गया है कि 243D में बताया गया कि जो विमेन का रिप्रेजेंटेशन है it should be about 50%. Okay, earlier it was just 1/3 representation महिलाएं होना चाहिए, but that has increased over the year. So यहाँ पे they tell the state governments कि आप आपके खुद के laws बना सकते हो where it allows for about 50% तक आप allow कर सकते हो. So कुछ states ने यहाँ पे 50% इंक्रीज किया, अराउंड 21 स्टेट्स ने इंक्रीज किया कि 50% जो महिला ग्रुपिंग में 50% महिलाएं होंगी. बट कुछ ने पुराने लॉस की तरह जहां पे 1/3 लिखा है वैसे ही फॉलो किया. 1/3 यानी 33%, अभी भी 33% ही फॉलो किया. जो 243 जो आर्टिकल में बता रही हूं, दिस बेसिकली टॉक्स अबाउट increase representation of women, SCs and STs in the panchayat. Okay, and they talk about 1/3 representation, whereas they also allow कि ये increase करना होगा to 50%, where some states have increased but some states have not. Which state has not? Evidently उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश ने अभी भी 1/3 पे ही उन्होंने representation रखा है, जिसके कारण it is very low as compared to the other states. Whereas states like Odisha 50% से भी ज्यादा है, यानी कि 61% है यहाँ पे. Clear? So we've seen representation. Now let's come to SCs and STs. SCs and STs में भी यहाँ पे है कि 1/3 representation होना चाहिए. So if you talk about SCs, पंजाब में से सबसे ज्यादा यहाँ पे शेड्यूल कास्ट का representation है. And STs की बात करें then it is छत्तीसगढ़. So what all have we have to remember so far? The highest performing states जो है इस पूरे इंडेक्स में, it's कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला, राइट. वीव सीन दिस. द बिगेस्ट इंप्रूवमेंट जिसने किया यूपी एंड बिहार किया है, ठीक है. एंड लो जो है मेनली ईस्टर्न स्टेट्स हमने बात किया, नॉर्थ ईस्ट और ईस्टर्न स्टेट्स जैसे कि झारखंड में. वी ऑल्सो सॉ वुमेन के रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे बड़ा है, सबसे ज्यादा ओडिशा में है और सबसे कम उत्तर प्रदेश में है. एससीज और एसटीज की बात करें, सबसे ज्यादा एससी पॉपुलेशन कहाँ पे है?
पंजाब में है, ओके, इन पंचायत। एंड एसटी पॉपुलेशन इन पंचायत कौन सा ज्यादा है? छत्तीसगढ़ में। ओबीसी का अगर पूछे, याद रखना, बिहार इज द स्टेट दैट हैज मोर ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस का रिप्रेजेंटेशन। सो नेशनल एवरेज की बात करें, इट इज अबाउट पूरे इंडिया में हम देखते हैं इट्स वेरी लो, इट्स अबाउट 18%, 16% एंड 19%। अगेन यू डोंट हैव टू रिमेंबर दिस, बट कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा है ये आपको यहाँ पे आइडिया होना चाहिए। सो दिस वाज द टोटल आर्टिकल वेयर वी टॉक्ड अबाउट पंचायत, ये इंडेक्स के बारे में, किसने इंडेक्स दिया है, एंड इसके इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हमने समझे हैं। नाउ वी नो दैट पंचायत प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ये एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू आया था, गिविंग देम मोर पावर्स, विच इज दैट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, राइट? ये पंचायत से रिलेटेड है। एंड 74th जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड है। सो इन टर्म्स दे आर गिविंग मोर पावर्स, ओके, मोर रिप्रेजेंटेशन इन दिस पर्टिकुलर पंचायत, ताकि ग्रास रूट लेवल को हम स्ट्रेंथन करें, है ना। वी डू अ बॉटम अप अप्रोच। जो हमारा फंडिंग है, जो हमारा फंक्शंस है अलग अलग, इट इज मेनली इंश्योर की दैट दीज लोकल कम्युनिटीज, लोकल सेल्फ हेल्प गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करें। नाउ क्वेश्चन टू यू is when is पंचायती राज डे, व्हेन इज पंचायती राज डे, ये आपको मुझे कमेंट्स में बताना है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी स्टडीड अबाउट द इंडेक्स। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल। नाउ अगला जो आर्टिकल है, वी हर्ड अबाउट दिस इन द न्यूज क्वाइट अ फ्यू डेज से ये चला आ रहा है, एंड दिस इज विद रिगार्ड टू अ शो कॉल्ड इंडियाज गॉट लेटेंट। नाउ दिस पर्टिकुलर शो वाज इन द न्यूज वेयर वी सॉ सम द पॉडकास्टर्स या जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, दे spilled some obscene comments, है ना। तो जिसके कारण यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने उनको यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे कि आपको पासपोर्ट सबमिट करना होगा, यू कैन नॉट ट्रैवल आउटसाइड, यहाँ पे यू कैन नॉट पोस्ट समथिंग। तो ये सब उन्होंने ऑर्डर। सो यहाँ पे इस आर्टिकल में क्या डिस्कस हो रहा है? इस आर्टिकल में डिस्कस हो रहा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट जो गैग ऑर्डर्स, वी विल डिस्कस व्हाट इज गैग ऑर्डर्स, बट हैव दे बीन एनी अदर इश्यूज इन द पास्ट बेस्ड लाइक दिस? ओके, तो बेसिकली हम पास्ट को जजमेंट्स डिस्कस करेंगे और क्या सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड है ये एनालाइज करता है ये particular article. Now question of course lies with what do you mean by gag orders? Gag orders का मतलब है जब कोई जब कोई किसी को कहता है कि आप पोस्ट ना करो या आप पब्लिक कमेंट ना करो, है ना, आपके व्यूज पब्लिक में ना डालो, उसको बोलते हैं गैग ऑर्डर। समथिंग दैट इज रिस्ट्रिक्टिंग अ पर्सन टू स्पीकिंग आउट लाउड, दैट इज अ गैग ऑर्डर। सो गैग ऑर्डर जो है ये पब्लिक स्टेटमेंट्स को प्रिवेंट करता है, एंड दिस इज मेनली थ्रू एनी जुडिशियल एक्शन। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ये सब नहीं कर सकते हो, राइट, दैट मींस इट्स अ जुडिशियल एक्शन। और अगर आपको इन्हीं अदर पुलिस कहती है कि यू कैन नॉट पोस्ट दीज कमेंट्स, यू कैन नॉट पोस्ट ऑन सोशल मीडिया, सो दैट मींस दैट इज अ गैग ऑर्डर। Okay, and ये कहाँ पे related है? Where do we find this in our legal provisions? It is mentioned if we talk about section 144 of the CRPC, जहाँ कहता है कि your speech is restricted, है ना। अगर वो लॉ एंड ऑर्डर को अफेक्ट करता है ना, लॉ एंड ऑर्डर के कंसर्न्स होते हैं, देन योर स्पीच कैन बी रिस्ट्रिक्टेड, यू कैन नॉट पोस्ट, यू कैन नॉट स्पीक, योर फ्रीडम ऑफ स्पीच इज लिमिटेड। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी कहता है, 1971 का ये एक्ट है, ये पब्लिक डिस्कशन को प्रिवेंट करता है। जो कोई अगर ऑनगोइंग केसेस है, यू कैन नॉट पोस्ट एनीथिंग ऑन पब्लिक, ओके। एंड फाइनली हमारा जो फंडामेंटल राइट है, दैट इज आर्टिकल 19 क्लॉज 2। नाउ दिस सेज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, आपका जो फ्रीडम ऑफ स्पीच आपको दिया जाता है संविधान से, इट इज नॉट एब्सोल्यूट। आपको जो मन में आता है वो आप कह नहीं सकते, राइट। नाउ इवन आई हैव दिस प्लेटफॉर्म, आई कैन नॉट से व्हाट आई विश टू, आई कैन नॉट से ऑल ऑफ दैट बिकॉज देयर आर सम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस अप्लाइड ऑन मी बेस्ड ऑन व्हाट, कि अगर ये खतरा है, इट इज गोइंग टू क्रिएट सिक्योरिटी कंसर्न्स, इट्स गोइंग टू क्रिएट पब्लिक ऑर्डर कंसर्न्स, इट्स गोइंग टू क्रिएट एनीथिंग बेस्ड ऑन मोरालिटी, है ना। तो अगर कुछ गलत है, then I will be held accountable. My freedom is restricted. तो ये जो है कोर्ट क्या करता है, आपके जो फ्रीडम ऑफ स्पीच पे रिस्ट्रिक्शंस लगाता है, ओके। एंड दिस रिस्ट्रिक्शंस जो लगाता है, इट शुड बी रीजनेबल, इट शुड बी जस्टिफाइड, कि मेरे रिस्ट्रिक्शंस, मेरे जो फ्रीडम ऑफ स्पीच रिस्ट्रिक्ट किया है
इसको नजर रखते हैं कि दिस हैज टू बी डन, अदरवाइज लॉ एंड ऑर्डर कंसर्न होगा। तो ऐसे ही आप रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते हो। नाउ ऑन व्हाट बेसिस कैन द कोर्ट पुट अ रिस्ट्रिक्शन? बेस्ड ऑन 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स। रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं ताकि मान लो कि there is some flight risk. For example, if the person, okay, जिस पे गैग ऑर्डर लगा है, we know that that person can fly away, okay, विजय माल्या के साथ भाग जाएगा, नीरव मोदी के साथ भाग जाएगा। तो ये अवॉइड करने के लिए we have like द गैग ऑर्डर प्लेस्ड कि आप कमेंट नहीं कर सकते हो, आप सोशल मीडिया में कमेंट्स नहीं डाल सकते हो, पोस्ट नहीं कर सकते हो। सो दैट इज लाइक अ गैग ऑर्डर। तो गैग ऑर्डर कब दिया जाता है? व्हेन देयर आर 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। फर्स्टली फ्लाइट रिस्क, उसका भागने का डर है। सेकेंडली दैट पर्सन कैन क्रिएट सम टैम्परिंग विद द एविडेंस, यानी कि जो इन्वेस्टिगेशन को ये चेंज कर सकता है, टैम्पर कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, तभी ये गैग ऑर्डर लगता है। एंड थर्डली इज विटनेस इंटिमिडेशन। यहाँ पे ये यूज कर सकता है प्लेटफॉर्म फॉर थ्रेट्स में भी, कि फोर्स कर सकता है फॉर एनी अदर पर्पस। सो दैट इज वेयर key considerations are taken when they put this kind of order, they put this gag order. तो अगर हम देखते हैं what have been so far the Supreme Court के rulings based on the gag order, हम देखते हैं 20 recent cases देखते हैं। So 2022 का केस है प्रतीक बंसल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मल्टीपल FIRs नहीं कर सकते हो फॉर द सेम ऑफेंस। जैसे कि यहाँ पे भी आसाम से भी FIR है, मुंबई से भी FIR, सो मल्टीपल सिटीज सेम केस FIR, सो दैट इज नॉट अलाउड। सो एक जो प्ली जो रणवीर अलाहाबादिया के थ्रू है, दैट ये जो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो मल्टीपल FIR जो लगे हैं, ओके, वो होना नहीं चाहिए, एक ही स्टेट एक ही सिटी से हो सकता है। सो दैट इज द फर्स्ट कॉन्टेक्स्ट। सेकेंड थिंग इज सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस CBI 2022 का ये केस है। इसने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया बेल कंडीशंस मस्ट बी रीजनेबल एंड नॉट ओवरली रिस्ट्रिक्टिव, यानी कि अगर जहां पे हो सकता है बेल दो। Okay, bail should be given where it can be given, right? It should not be restrictive. You cannot restrict somebody's movement. If it is justified, then you should give the bail. तो ये एक कहता है। दूसरा है फ्रैंक वाइटिस वर्सेस NCB, दिस इज 2024, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बेल कंडीशंस को स्ट्रक डाउन किया था, रिक्वायरिंग गूगल मैप लोकेशन। सो बेसिकली देयर वाज एन ऑर्डर वेयर द पर्सन हैड टू शेयर हिज गूगल मैप लोकेशन, कि वो कहां पे जा रहा है उसको गूगल मैप दिखाना पड़ेगा। ओके, लाइक वी हैव ऑन व्हाट्सएप, लाइव लोकेशन आपको शेयर करना पड़ेगा। बट यू सी दैट इज वायलेटिंग माई प्राइवेसी। मैं कहीं भी जाऊं, व्हाई डू आई हैव टू शो दैट, है ना? दैट इज माई ओन प्राइवेसी। सो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, यहाँ पे आपको गूगल शेयर लोकेशन तो सब नहीं करना है। ये जो आप किया गया था, लोअर कोर्ट ने जो दिया था, दैट इज नॉट टू बी अलाउड, ओके, बिकॉज दिस इज अफेक्टिंग योर अदर फंडामेंटल राइट विच इज द राइट टू प्राइवेसी अंडर आर्टिकल 21। नेक्स्ट कहता है रहना फातिमा केस 2021, और दूसरा केस भी है मोहम्मद जुबैर केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2021 का ही है। यहाँ पे दोनों में यहाँ पे हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने फर्स्टली सुप्रीम कोर्ट स्टेड अ केरला ऑर्डर बैनिंग एक्टिविस्ट फ्रॉम पोस्टिंग कंटेंट। सो सिमिलर व्हाट वी सी इन रणवीर अलाहाबादियास केस, यहाँ पे भी हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे स्टे कर रही है the order that was given by a lower court, high court, जहां पे आप बैन करो कंटेंट दैट बीइंग पोस्टेड। तो आप सोशल मीडिया यूज नहीं कर सकते हो, आप नए पोस्ट नहीं डाल सकते हो। सिमिलर दैट वी सी इन टुडेज टाइम्स, इन टुडेज केस। इवन दिस वाज डन टू ऑल्ट न्यूज। जुबैर, मोहम्मद जुबैर जो है, उन पे भी ऐसा ही केस यहाँ पे दिया गया था कि वो भी ट्वीट नहीं कर सकते जब तक इसका केस चल रहा है। सो ऑल ऑफ दिस वाज बेसिकली इश्यूज ऑफ लाइक हाउ गैग ऑर्डर हैज कम इनटू बीइंग। तो जो सुप्रीम कोर्ट जो है यहाँ पे जो केसेस ले रही है विद रिगार्ड टू गैग ऑर्डर, ये हमने डिस्कस किया है इस आर्टिकल में, वेयर वी सी प्रीवियस जजमेंट्स। ये पूरे आर्टिकल में प्रीवियस जजमेंट्स के बारे में दिया है, जो मैंने आपको शॉर्ट में बताया, जो आपको याद रखना है, ठीक है? सो दिस इज विद रिगार्ड टू द रीसेंट guidelines. Let's now proceed to the next article where we are going to be discussing about HIV. Okay, now what is HIV? उसका full form क्या है? Human Immunodeficiency Virus.
ओके तो ये जो वायरस है ये अटैक करता है कहाँ? इट अटैक्स योर इम्यून सिस्टम, और स्पेसिफिकली अगर हम इम्यून सिस्टम की बात करें, इम्यूनिटी की बात करें, इट अफेक्ट्स योर व्हाइट ब्लड सेल्स। तो व्हाइट ब्लड सेल्स अलग अलग टाइप्स होते हैं। इट इज वन टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स जिसका नाम है CD4 इम्यून सेल्स। ओके सो इम्यून सेल्स में भी कौन से सेल स्पेसिफिकली को अटैक करता है? ये द CD4 इम्यून सेल्स। Now what happens is if the CD4 immune cells are attacked, CD4 immune cells are important for your immunity. आपके immunity response के लिए कौन सा cells काम करता है? Which are the ones that fight the infections and bacteria? It is this particular cell. तो यही जो fight करने वाला mechanism है, आप उसको ही attack कर रहे हो। और अगर ये ट्रीट नहीं करते हैं, इफ दिस इज लेफ्ट अनट्रीटेड, व्हाट इज द प्रॉब्लम? ये पूरे इम्यूनिटी, उसका पर्सन का इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय करेगा, एंड लेटर स्टेजेस में दिस डज हैपन टू acquired immunodeficient syndrome stage। तो ये एड्स की अगर हम बात करते हैं, दैट इज वेयर दिस स्टेज रीचेस। क्लियर? Now, has there been a cure for this particular thing? The answer is no. There is no cure, but आप ease out कर सकते हो the treatment process. For example, there is something called as antiretroviral therapy, जिसको हम ART कहते हैं। तो ART की मदद से यू कैन इंश्योर कि आप CD4 सेल्स को इंक्रीज करो ताकि आप ये जो ह्यूमन इम्यूनोवायरस है इसको फाइट कर सकते हैं। सो दैट इज द मेजर हेल्प ऑफ ART। ऑल्दो इट डज नॉट हैव अ कंप्लीट ट्रीटमेंट, आप पूरा कहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हो, बट बिकॉज ऑफ बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन एंड ART यू कैन हेल्प द पेशेंट इन लिविंग लॉन्गर एंड ईजिंग आउट द पेन दैट ही हैज। उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हो by this therapy. Now there has not been any country that has eliminated AIDS so far, okay? But countries जो है साथ में आ रही है, बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर कर रही है ताकि ऐसे डिजीजेस को कम करें एंड ऑफ कोर्स इवेंचुअली इरेडिकेट करें। सो एक गोल है अकॉर्डिंग टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो गोल नंबर 3 टॉक्स अबाउट हेल्थ। तो अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ पे डिसाइड किया है कि 2030 शुड बी द ईयर to eliminate this as a public threat, to eliminate AIDS as a public threat. Now you are going to also tell me when is World AIDS Day? World AIDS Day कौन से दिन मनाया जाता है, ये आप मुझे comment section में बताएंगे. Okay. Now coming to the article, we discussed about AIDS. Reason being HIV, because India में also there's a state जहाँ पे सबसे ज्यादा HIV के cases हैं, and which is that state? It is Mizoram. Okay, so I'll just write here, मिजोरम में सबसे ज्यादा केसेस हैं. So if you talk about how much, okay, so अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में we have about 25.44 lakh cases and मिजोरम में 13 times, okay, 13 times of the highest average की अगर बात करें, सबसे ज्यादा मिजोरम में पाया जाता है. It's about 2%, 2.73% of the population has HIV. Okay. Now what has this particular government done, the state has done? तो इन्होंने मिजोरम यूनिवर्सिटी ने along with Pune based Indian Council of Medical Research and National Institute of Translation Virology and AIDS Research, इन दोनों organizations में साथ में आके they have talked about how self टेस्टिंग HIV सेल्फ टेस्टिंग किट्स ने मदद किया है. Now here the students that are there, okay, the people that are there are testing HIV among themselves. जैसे हम कोरोना वायरस का टेस्टिंग करते हैं हाउस किट्स में, वैसे ही with the help of saliva, with the help of blood samples आप टेस्ट कर सकते हैं कि if you have AIDS or not. And that is what was used extensively in Mizoram, which helped to understand how many of them have AIDS or not. Now ये आर्टिकल ये भी कहता है कि जो मेजरली हम देखते हैं where we find these particular cases, okay, so mainly the sex workers that were there, they have got this, as well as जो ड्रग्स
का इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज वो सिरिंजेस यूज करते हैं, एंड दीज सिरिंजेस आर मोर और लेस समटाइम्स नॉट स्टेरिलाइज्ड, समटाइम्स रीयूज्ड, जिसके कारण ये इजीली फैलता है. एड्स दैट इज देयर, इट मेनली पासेस थ्रू ईदर थ्रू सेक्शुअल वेज और ईदर थ्रू ट्रांसप्लांटेशंस, राइट, यूजिंग द सेम अनयूज्ड syringes. तो इसीलिए ये फैलता है, एंड दैट इज वेयर मिजोरम हैज गिवन अस डेटा एज वेल. नाउ ये जो सेल्फ टेस्टिंग किट्स है, WHO ने कहा था कि आप यूज करो, एंड अभी तक ओनली अबाउट 41 कंट्रीज हैव यूज्ड इट. इंडिया ने अभी तक कोई पॉलिसी यहाँ पे फ्रेम नहीं किया है, बट WHO ने 2016 में कहा था कि यू शुड हैव दीज गाइडलाइंस, यू शुड हैव दीज सेल्फ टेस्टिंग किट्स अवेलेबल, ताकि ये प्रोसेस जो है टेस्टिंग का आसान हो सके. नाउ देयर कुड बी आल्सो अनदर रीजन, बिकॉज यहाँ पे टेस्टिंग ज्यादा हो रहा है, देयर कुड बी दैट वी नो मोर केसेस, राइट, वी नो दैट दीज केसेस आर देयर इन दिस पर्टिकुलर स्टेट. सो टेस्टिंग को बढ़ाना चाहिए, एंड ऑल्सो द आर्टिकल टेल्स कि दूसरे कंट्रीज, दूसरे स्टेट्स को भी ऐसा ही यूटिलाइज करना चाहिए, ये सीख लेनी चाहिए, एंड शुड अप्लाई दिस गाइडलाइंस इन देयर वेरियस स्टेट्स. ठीक है. अनदर क्वेश्चन, हेल्थ जो है कौन से सब्जेक्ट का पार्ट है? इज इट यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट? तो आप ये मुझे बताएंगे कि हेल्थ का जो सब्जेक्ट है कौन से लिस्ट का पार्ट है. यू गोइंग टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल. अगला जो आर्टिकल है, इट इज विद रिगार्ड टू Russia, Ukraine. Okay, now what exactly are we going to understand in this? Firstly, why are we studying this is because आज 3 साल पूरे हुए हैं. 3 years have passed for the Russia-Ukraine war. Okay, पुराना स्टोरी that means, right? Because कब से स्टार्ट हुआ था? 2022 से ये चला आ रहा है. That when Russia launched, okay, operations, special military operations against Ukraine. And this has been one of the most bloodiest kind of a war since 1945. इससे क्या हुआ? If you talk about the map, यहाँ पे दिखा देती हूँ मैं आपको मैप. Yeah. So रशिया ने जब you can say यूक्रेन पे डिक्लेयर किया है, वॉर अटैक किया था यहाँ पे, it occupied this particular eastern part of the Ukraine. The reason being it wants to demilitarize this region as well as denazify. Nazify का मतलब है, denazify का मतलब है जो नाजी आइडियोलॉजीज जो थी उसको मिटाने के लिए रशिया ने ऐसा ऑपरेशंस चलाया ना. ये ऑपरेशंस को चलाने के बाद बहुत सारे कंट्रीज ने रशिया पे सैंक्शंस लगाए कि आप ऐसा ही कैसे कर सकते हो. सो बहुत सारे कंट्रीज ने रशिया से ऑयल लेना बंद कर लिया. वेस्टर्न कंट्रीज जैसे कि यूएसए, यूरोपियन कंट्रीज यूक्रेन को सपोर्ट करने लगे इन दिस वॉर अगेंस्ट रशिया. उस टाइम पे यूएसए ने बहुत सपोर्ट भी किया था, बोला कि यूक्रेन को जो भी आपको असिस्टेंस की जरूरत है हम देंगे. ओके, नाटो का मेंबर बनने के लिए हम आपको शामिल करेंगे ताकि वी विल गेट ऑल टुगेदर एंड फाइट रशिया. लेकिन अभी सिचुएशन चेंज हुई है. अभी नए प्रेसिडेंट आ गए हैं, वी नो, इन यूएस, राइट. सो इन दैट केस अ लॉट हैज हैपेंड एंड नाउ यूएस का जो स्टैंड है ये थोड़ा चेंज हो रहा है. सो आर्टिकल ये कह रहा है कि जो यूएस बिफोर इट वाज लाइक अ सपोर्टर ऑफ यूक्रेन, अभी क्या कर रहा है? इट इज लुकिंग एट changing its stand from being a transactional kind of a approach. So let's see, जो पीस यूएस चेक करना चाहता है. रिसेंटली अगर आप न्यूज़पेपर हमने रिसेंट कवरिंग्स में भी देखा है, जैसे यूएस क्या कर रहा है अभी, यूएस कह रहा है कि हम पीस नेगोशिएट करेंगे विदाउट इवन इंक्लूडिंग यूक्रेन इन दिस, जिसके कारण यूक्रेन फील्स अ लिटिल डिजेक्टेड. यूक्रेन को अभी थोड़ा बुरा लग रहा है कि यूएस रशिया आपस में ही डिस्कस कर रहे हैं इस सिचुएशन को, राइट. अगेन we'll have asking questions because ये जो पैसेज है of course पहले आ चुका है, right. Nonetheless, we will ask you because this will help you in remembering these facts. तो आप मुझे बताएंगे who is the current president of Ukraine. ठीक है, यूक्रेन का प्रेसिडेंट एंड उसका कैपिटल आप मुझे बताएंगे इन द कमेंट सेक्शन. दिस विल हेल्प यू इन रिमेंबरिंग दीज फैक्ट्स, द क्वेश्चंस दैट हैव कम लाइक दैट इन द पास्ट टाइम्स.
नाउ यूएस कैसा चाहता है फॉर पीस? हाउ डज यूएस का स्टैंड क्या है? यूएस कहता है कि यूक्रेन विल नॉट ज्वाइन नाटो। पहला इसका स्टैंड था कि नहीं नहीं आप ज्वाइन करो नाटो। नाटो इज द नॉर्थ अटलांटिक treaty organization which was formed in 1949, okay, World War II के बाद, where we discuss कि ये जो countries है यूरोपियन एंड यूएस ये जो कंट्रीज हैं, दे वांट टू क्रिएट अ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन कि अगर एक कंट्री पे वॉर होता है देन सभी कंट्रीज मानेंगे कि ये हम पे हो रहा है, सो दे कम लाइक अ मिलिट्री अलायंस। सो अभी उन्होंने बोला कि नहीं, यूक्रेन जो है वी आर नॉट लेटिंग देम जॉइन नाटो एंड दिस इज व्हाट यूएस इज सेइंग। इसके अलावा जो प्री 2014 में क्या हुआ था, द अनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया, ओके, तो अगर आप देखते हो दिस इज क्रीमिया एंड यहाँ पे जो अनेक्सेशन हुआ था, सो दे आर सेइंग दैट प्री 2014 जो बॉर्डर्स हैं एनेक्सेशन होने के पहले ये रिस्टोर नहीं होगा, ठीक है। दैट मीन्स क्रीमिया के एनेक्सेशन जो अभी हो गया है दैट विल रिमेन, इसको हम चेंज नहीं कर रहे। जैसे 2014 के बाद एनेक्सेशन हुआ वैसे ये चलाएगा। वी आर नॉट गोइंग टू चेंज क्रीमिया सिचुएशन, ओके, जहां पे रशिया ने एनेक्स किया था तभी। नेक्स्ट, Russia's control over 4 eastern region is negotiable. यहाँ पे can you see these 4 regions that are demarcated? These 4 regions that you can see, ये negotiate हो सकता है, ऐसा नहीं कि यही होगा ऐसा कुछ, यहाँ पे हम negotiate करेंगे। Now all this who is saying US कह रहा है। Now even Europe for that matter, ये भी थोड़ा अभी समझ में नहीं आ रहा है उनको कि कैसे नतीजे पे पहुंचे। There have been a lot of talks. सऊदी अरेबिया ने भी यहाँ पे मीडिएशन का, रियाद टॉक्स भी थे, बट now even the whole world it's in a state of flux कि क्या यहाँ पे वे फॉरवर्ड है। दे ऑल्सो नॉट अंडरस्टैंडिंग यूएस का स्टैंड, यूएस तभी पार्टी क्यों बदल रहा है, यूएस क्यों ऐसे चेंज हो रहा है। रशिया का स्टैंड क्या है? रशिया कहता है कि सैंक्शंस जो लगे हैं मुझ पर, यानी कि रशिया पे, ये उठाया जाए, ओके, जो भी ये सैंक्शन, जो भी आप ऑयल नहीं प्रोड्यूस कर रहे हो, जो भी आप ऑयल नहीं ले रहे हो, ये जो सैंक्शन मुझ पे लगे हैं पहले उसको उठाओ। उसके बाद रशिया वुड नॉट ऑब्जेक्ट टू वेस्टर्न यूक्रेन ज्वाइनिंग द ईयू एंड डिमांड रिजीम चेंज इन कीव, ओके। सो यहाँ पे उनको मतलब नहीं है वेस्टर्न यूक्रेन से, ईस्टर्न यूक्रेन जो है इट इज बेसिकली वांटिंग टू गेट अंडर इट्स कंट्रोल, इट वांट्स टू डीमिलिटराइज दिस पर्टिकुलर रीजन, इट वांट्स टू डीनाजिफाई द रीजन। तो ये हमने पूरा अभी तक जो भी चल रहा है, द यूक्रेन वॉर एंड द आफ्टरमैथ, ये अभी समझा है, एंड इन द रीसेंट टाइम्स इट्स स्टिल लेफ्ट टू बी डिस्कस्ड व्हाट मोर, बिकॉज इस पे अभी तक कुछ नतीजा नहीं आया है। Let's proceed to the next article. The next article जो है ये पुराना आर्टिकल है, okay? Why पुराना आर्टिकल? Because ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। पहली बार ये कहाँ पे आया था? द हिंदू में आया था। अभी ये कहाँ पे आया है? इंडियन एक्सप्रेस में। So here you can see that जो भी हम डिस्कस करते हैं क्लास में, वीडियो में, we discuss one paper, जब वो पेपर में आता है, but some days later it comes in another paper. So it's not necessary that again that needs to be discussed, okay? However, I know many students are not regular, so I'll just touch upon this article. Now, very important lesson for you here. Please watch these videos regularly so that you are ahead in your preparation. And apart from that, stick to one paper. इसका ये भी मतलब है, देखो आपने एक भी पेपर किया, your knowledge of that particular article is complete, because कुछ दिन बाद वो दूसरे पेपर में आ सकता है, या अगर आपके पेपर में नहीं आया, आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हो और तभी इंडियन एक्सप्रेस में नहीं आया था इस आर्टिकल के बारे में, कोई बात नहीं, कुछ दिन के बाद आ जाएगा, ठीक है। सो दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड, स्टिक टू वन पेपर ओनली, डोंट नीड टू रेफर टू मेनी पेपर्स, सेव टाइम, ओके। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड क्विकली, माइक्रोसॉफ्ट का वो चिप का नाम क्या है जिन्होंने अभी रिसेंटली एक चिप बनाया है, इसका नाम है मजोर्ना, मजोर्ना 1, ठीक है। दिस इज द नेम ऑफ, किस कंपनी ने बनाया है? माइक्रोसॉफ्ट। और ये क्या काम करता है? इट वर्क्स विद रिगार्ड टू क्वांटम कंप्यूटिंग। तो क्वांटम कंप्यूटिंग की बात करें, व्हाट इज क्वांटम कंप्यूटिंग? इट इज बेसिकली डूइंग टास्क्स फास्टर, कॉम्प्लेक्स जो टास्क्स होते हैं रिलेटेड टू एआई, ओके, रिलेटेड टू वेदर फोरकास्टिंग, क्लाइमेट, जो भी, अगर आप स्पेस के बारे में बात करते हो, जो भी कॉम्प्लेक्स थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस आपको करने हैं, ये क्वांटम कंप्यूटिंग से बहुत ही इजीली, क्विकली होता है। So that is the purpose of quantum computing. It's faster than traditional computers. तो एक चिप बनाया है किसने? मजोर्ना ने, with regard to quantum computing.
Now quantum computing, what is the basic अगर fundamental unit पूछा है, then you remember it's called as qubits. Okay, this is the fundamental unit used in quantum computing. Now what happened is qubits जो है बहुत unstable होते हैं. Okay, 0 1 and there's an unstable method. So this led to it being more error prone. Errors बहुत ज़्यादा होते हैं. Now when Majorna has come, that is Microsoft का जो Majorna आया है, it is said that ये कुछ exotic subatomic particle use करता है, that is very good and that is less error prone. तो इसीलिए थोड़ा हटके है, थोड़ा अच्छा है, is what Microsoft claim करता है. Clear? The father of quantum computing, we have discussed it before, is David Dush. ठीक है, so this is all with regard to the Microsoft. We have just recapped it. The last article of the day, it is with regard to a conference. Now you can ask you कि कहाँ पे ये conference हो रहा है. So here it is, India is hosting a UN mission, women peacekeepers at UN mission. ये conference held कर रहा है, and this is like the first ever conference that is happening. Therefore, it is very important. तो ये कहाँ पे हो रहा है? This is happening in New Delhi. Okay, now what do you mean by women peacekeepers at UN missions? इसका मतलब क्या है? Now, UN जो है, we know United Nations जो है, it plays a very important role in रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स. जो कॉन्फ्लिक्ट प्रोन जोन्स है, okay, like for example बहुत सारे वॉर्स हुए हैं कोरिया में, बिटवीन नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, वी हैव you can say लेबनान में है, सूडान में है ना, बहुत सारे रीजन्स में there have been conflicts. तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए यूएन हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ना यूएन के कुछ सोल्जर्स होते हैं जो ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशन और सब करते हैं. अभी ये कौन होते हैं इस इनका पार्ट, हु इज देयर एज अ पार्ट ऑफ द आर्मी ऑफ द यूएन? इट इज द मेंबर्स ऑफ अदर कंट्रीज एंड इट इज सेड इंडिया is the highest contributor of these UN missions, जो पीस कीपिंग मिशंस होते हैं, इंडिया सबसे ज्यादा इसका पार्ट है. सो विमेन पीस कीपर्स जो है, यानी विमेन का जो भी संख्या जो है, ये भी काफी हाई है with regard to this UN peacekeeping missions, and that is where India is also hosting this particular conference with the theme Women in Peacekeeping, a Global South Perspective. Recently एक अवार्ड भी दिया गया था, UN Peacekeeping Award to an Indian UN peacekeeper. तो आप मुझे उसका नाम बताइएगा. इनफैक्ट अभी तक बस 2 ही विमेन को मिला है ये अवार्ड, ओके, द जेंडर एडवोकेट अवार्ड ऑफ द UN. तो ये आप मुझे नाम बताए, who are the 2 people that have got these awards who have been a UN women peacekeeper. ठीक है, सो दिस इज ऑल विद रिगार्ड टू टुडेज आर्टिकल्स. बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी हमने देखे हैं. डोंट फॉरगेट टू वॉच द नेक्स्ट वीडियो वेयर आई विल बी डिस्कसिंग 20 GK questions based on this day's important news articles. Thank you so much for watching.